बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू नशियात में अब्बास अनवर इरफान अहमद खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान के बलदियाती निज़ाम के हवाले से है। यूरोप और मगरबी दुनिया जो है इसमें जमहूरियत की असास जो है वो बलदियाती निज़ाम पर है। इख्तियारात की तकसीम भी इस तरह है कि बलदियाती इदारों के पास अपने शहर को चलाने के लिए मुकम्मल इख्तियारात होते हैं। फ्रैंकफर्ट हो या कोई भी शहर हो, उसका जो मेयर है वो हर लिहाज से बाइख्तियार मेयर होता है और उसका इंतखाब भी जो है वो 50% से ज़्यादा आबादी जो है उसको, अगर वो जो वोट दहंदगान है वो 50% से ज़्यादा वोट लेकर वो मुंतखब होता है। उसके बाद वो हर लिहाज से शहर को चलाने के हर मामले को वो जिम्मेदार होता है। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बलदियाती निज़ाम जो है वो हर हुकूमत, आने वाली हुकूमत जो है वो उस पर वार करती है और अभी जिसकी वजह से 70 साल से भी हम बलदियाती निज़ाम को उसी तरह एक तसलसल के साथ नहीं चला सके। अपने मुशर्रफ साहब जो थे, सदर मुशर्रफ ने, उन्होंने इसमें काफ़ी काम किया और उसको निज़ाम को मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में आने वाली हुकूमतों ने उसके ऊपर भी जो है वो शाही फेर दी। और जो इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जब तक वो अपोजिशन में थे उस वक्त तक वो इस मामले में बहुत ज़्यादा बयानबाजी किया करते थे कि भाई बलदियाती निज़ाम जो है वो मैं पाकिस्तान में चला के दिखाऊंगा और बाइख्तियार जो बलदियाती निज़ाम होगा और असल इख्तियार उन्हीं के पास होंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी आने के बाद जो है पंजाब के बलदियाती इंतखाब जो है उनको मुअत्तल किया और बाकी जगह भी सब मुअत्तल होकर उसके बाद अभी तक जो है वो दोबारा नए इंतखाबात नहीं करवाए जा सके। उस वक्त यही कहा गया था कि भाई जल्द दोबारा नए इंतखाबात करवा दिए जाएंगे और आबादी की बुनियाद पर कि भाई आबादी जो मरदमशुमारी है उसके ऊपर बेस करके तो इंतखाबात को लेट किया जाता रहा। अब वो कहते हैं कि मफादात, जो मुश्तरक मफादात कौंसिल है उसका इजलास होगा, उसके बाद ये जो है बलदियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। इस सारे मामले को लेकर जो पंजाब के बलदियाती इदारे हैं उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी, जिसका फैसला जो है गुज़श्ता दिनों आ गया था, जिसमें उन्होंने पंजाब के तमाम बलदियाती इदारे जो है वो बहाल कर दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी तक हम देखते हैं कि वो बलदियाती निज़ाम जो है वो काम करना शुरू नहीं किया, या उस तरह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद की कोई सूरत अभी तक नजर नहीं आ रही। जबकि वज़ीर आज़म को जब सुप्रीम कोर्ट बरतरफ करती है या सजा याफ्ता देती है तो 1 मिनट के अंदर अमल हो जाता है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज लाहौर के साबिक मेयर जो है कर्नल जावेद मुबशर साहब, उनसे रब्ता किया था। उनको आज तकलीफ दी है कि वो इस मसले पर उनके साथ हम कुछ गुफ्तगू करें और असल सूरत हाल जो वो जाने। जी कर्नल जावेद मुबशर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कल सब जब ये मुअत्तल किए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बलदियाती इदारे, उसके तो आप लाहौर के मेयर थे। जी जी बिल्कुल जी, मैं लाहौर का मेयर था। आपको कितना अर्सा मेयर पे काम करने का मौका मिला और फिर आप मुअत्तल हो गए? मैं 1 मई अपना 2017 को हम शुरू हुए थे जी। और इन्होंने 4 मई 2019 को जो है वो हमारे इदारे खत्म कर दिए थे। और ये सुप्रीम कोर्ट में रिट कौन लेके गया था? ये जी इस तरह हुआ था कि जब ये 25 जुलाई की इनकी पीटीआई की हुकूमत बनी तो मैं चूंकि लाहौर का मेयर था और मुझे मेयर बने हुए तकरीबन 1 साल और 7 माह हो गए थे। इनकी हुकूमत, आपको पता ही, इलेक्शन जीते थे 25 जुलाई 2018 को। तो उसके कोई तकरीबन 1.5 माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त थे, उन्होंने मुझे एक सो मोटो एक्शन में बुलाया था। तो मैंने उनको कोर्ट में कोई 10 मिनट एक स्टेटमेंट दी। उनकी बात सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो कंप्लाई विद पहले ही कर चुका हुआ था जिसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब अली, बात यह है कि ये तो मेरे पास इख्तियारात ही नहीं छोड़ रहे हैं। ये जिस मसले को आप आज के पास आज लोग लेकर आए हुए हैं वो था तनाज़ा एलडीए और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के बीच में ये जो इख्तियारात हैं वो तो मेरे पास है ही नहीं है। तो ये मुझे क्यों डीजी एंटी करप्शन जो है ये कह रहा है कि जी रिकॉर्ड नहीं दिया, या वो जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो जनाब मैंने तो इनको पहुंचा दिया था और अभी फिर ले आए।
तो बहरहाल यहाँ से बात शुरू हुई, तो मैंने कंप्लेन की कि जी इन इदारों को आप किसी ना किसी तरीके से आगे चलाएं और लेकर चलें। अच्छा, अब ये जब ये सिलसिला चल पड़ा तो अल्टीमेटली इन्होंने मजीद 8 माह गुजारे और 4 मई को इन्होंने एक नया आइन प्रमलगेट कर दिया, बल्दियाती एक्ट 2019। अच्छा, अब उसके तहत जो है उसका एक पहले ही सफ़े के ऊपर इनका एक पैरा 3 था, जिसके मुताबिक इन्होंने कहा कि जी ये पंजाब की जितनी लोकल गवर्नमेंट्स हैं इनको आज से ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि 4 मई 2019 को। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है मेरा चूंकि कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब थे जिन्होंने मेरी ये हेयरिंग सुनी थी पहली तारीख, वो रिटायर हो चुके हुए थे। तो अब मुझे वो जो है वो सारा सिलसिला तो पता चल चुका था, तो मैंने सारे पंजाब के जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदगान थे इनको लाहौर में इकट्ठा किया और हमने एक पिटिशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब हमारा टेन्योर अभी पूरा नहीं हुआ और हम भी एक इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबली के बनाए हुए कानून के मुताबिक इलेक्ट हुए थे। इस पार्टी ने अगर या इस हुकूमत ने, मौजूदा पंजाब हुकूमत ने अगर नया एक्ट बनाया है तो ये जब हमारा 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा, जो कि हमें 2013 के बल्दियाती एक्ट पंजाब के एक सेक्शन से मिला हुआ था, सेक्शन की वजह से हमारा हक था, जब हमारा वो टेन्योर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इन्होंने जो नया कानून बनाया उसके मुताबिक ये इलेक्शन करवा लें, ये हमारा मुद्दा था। अच्छा, हम जनाब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमारी तारीखें पढ़नी शुरू हो गई। इसी दौरान में जब हम एक तारीख पे गए तो हमें पता चला कि ये कोई मेरा ख्याल है 5 महीने की बात है, तो जो है वो तीनों जो दूसरे सूबे हैं, बलूचिस्तान, केपीके और सिंध, उनके एतराजात कुछ इस तरह आए हुए थे कि जी हमारा जो है वो टेन्योर पूरा हो गया है, केपीके अपना जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है के नीचे जो जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इलेक्शन नहीं करवा रही हैं, और आप इसमें आप देखिए कि इसमें केपीके भी शामिल था। तो जहां पर के पीटीआई की हुकूमत थी वो भी एक एतराज लेकर आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारी जो रिट पिटिशन थी वो तो बिल्कुल अलहदा थी कि हमारा टाइम पूरा नहीं हुआ और हमारा एक कानून था उस सूबे में, उसके तहत हम आए हुए हैं आपके पास। तो एक तारीख तो हम गुजार गए, दूसरी तारीख पर हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की कि जनाब हमारा जो प्रे है वो मुख्तलिफ है। तो उन्होंने फरमाया कि है तो ये बल्दियाती ही ना, तो आपको भी सुन लेते हैं। उसके बाद एकदम यकायक तारीखें पढ़नी जो है वो खत्म हो गई। इसी दौरान केपीके में फिर एक केपीके से बल्दियाती हुकूमतों से मुतल्लिक एक और पिटीशन आ गई, हमने अखबार में पढ़ा, हमने जनाब वो उसके तहत हमने कहा कि जी हमें भी आप इस पिटीशन में फरीक बना लें। तो उसमें काजी फायज ईसा साहब थे और उनके साथ एक और मोहतरम जनाब जज साहब थे, तो उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद जी 2 तारीखें पढ़ी और बहुत ही डिटेल में ये चीज़ें हुई। अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो भी पेश हुए, जो डीजी हैं हमारे लॉ इलेक्शन कमीशन के वो भी पेश हुए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी पेश हुई। तो इससे पेशतर भी जो एक बेंच बना था, मुजाहिर जस्टिस मुजाहिर साहब भी हमारी ये जो है दरखास्त सुन चुके हुए थे। अब ये तीसरा बेंच बन गया, बना नहीं हमारे लिए नहीं बना, ये वैसे ही एक बल्दियाती पिटीशन आई थी। अब मैं आपको इसमें सिर्फ मुद्दा ये बताता हूं कि उसमें जब हमारी दूसरी तारीख पड़ी तो जस्टिस फायज ईसा साहब ने ये लिखा कि इनकी कोई हेयरिंग नहीं हुई है पिछले 4-5 महीने से। वो तो बाकायदा हमने रिकॉर्ड उनको दिया और उन्होंने डेट्स जो थी वो लिखी। तो रजिस्ट्रार को तंबीह की कि फंडामेंटल राइट्स के तहत ये एप्लीकेशन आई हुई है, आप इसको क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करें कि ये वाली जो चीज़ है ये उनके पास पेंडिंग पड़ी हुई है और ये बेंच जो है ये रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको सुन लें। अच्छा, उसके हम चूंकि पहले भी चीफ जस्टिस साहब के पास 2 दफा हाजिर हो चुके थे, हमारी पिटीशन उनके पास पड़ी हुई थी, ये तो हमने एक एडिशनल एप्लीकेशन दी थी इस बेंच को। अब फिर हमारी जो है 11वें दिन तारीख आ गई, दैट इज टू से 25 मार्च।
अब 25 मार्च को कोई तकरीबन 2.5 घंटे हियरिंग हुई, और उन 2.5 घंटों में मैं आपको बताता हूं कि इट इज वर्थ लिसनिंग, बिकॉज मैं हर एक तारीख जब से मैं शुरू हुआ था पिटिशंस में, आई यूज्ड टू बी देयर, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ बेंचेस में हमें सुन चुके हुए थे, और तकरीबन हर बेंच में जो इंक्लिनेशन थी वो हमारी तरफ होती थी। अब आपको मैं मुद्दा ये बताऊं यहाँ आकर कि 1 तारीख में पहले और आखिरी तारीख जिस दिन फैसला हुआ है, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जनाब आली मेरी जाती राय भी यही है और कानूनी राय भी यही है कि जब एक बल्दियाती हुकूमत जो है वो मुंतखब होकर आ जाए तो उसको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, और इसको तोड़ना जो है वो गलत है। माइंड इट, अटॉर्नी जनरल हुकूमत के वकील होते हैं। अच्छा। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब जो थे, उनको इससे पहले की 1 तारीख में कह दिया गया था कि कोई एक वजह बताई जाए कि पंजाब की लोकल गवर्नमेंट्स को किस वजह से खत्म किया गया। ये जो 2.5 लाइन का आपने सेक्शन 3 बनाया है, इसका तो ये मतलब नहीं है। और एक में जज साहब ने ये भी कहा कि डिक्टेटर्स भी कुछ जो है वो रीजन बताते हैं, और आप रीजन के बगैर ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता ये कहीं आप ईस्ट पाकिस्तान वाला जो है वो तो इशू नहीं यहाँ क्रिएट कर रहे कि अपनी मर्जी से जो मर्जी कानून बनाए और जो मर्जी कर दें। ये 1 तारीख में अटॉर्नी जनरल साहब पहले फरमा चुके हुए थे। अब मेरा स्टेटमेंट जरा लंबी है, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, आखिरी दिन उन्होंने टू माई सरप्राइज हिंदुस्तान का जो कानून है उसकी एक मोटी सारी किताब वो ले आए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारा ये जो सेक्शन 140 है जिसमें के इख्तियारात कन्वर्ट करने हैं सूबाई हुकूमतों ने कानून बनाकर लोकल गवर्नमेंट्स को, उसकी एक पैरा है और उसके आगे 2 सब पैराज हैं, 140 ए और बी, जो बड़ा क्लियरली ये कहता है कि लोकल गवर्नमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इख्तियारात दिए जाएं। तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया का जो कानून है उसमें एक पूरा चैप्टर है, तो मैं जनाब से ये दरखास्त करूंगा कि आप भी कोई गाइडलाइन दे दें ताकि उन गाइडलाइन के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए जो है वो हमारी जो बल्दियाती ये जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं ये अपना टेन्योर पूरा करें। यहाँ पर एक जो और बहुत खूबसूरत बात हुई वो डिफाइन है हमारे लॉ में कि जो हुकूमत है, इंतजामिया है ममलकत की, उसमें एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और एक लोकल गवर्नमेंट। जो स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के पहले चैप्टर के पहले पैरा में, उसमें जो है वो 3रे नंबर पे लोकल गवर्नमेंट का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया, मगर उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन दी हुई है। तो इस ये जो तारीखी चीज इसमें हुई है वो ये है कि इस बेंच में ये तयन कर दिया गया कि हुकूमत जो है वो 3 है पाकिस्तान की रियासत में, एक फेडरल है, एक सूबाई है और एक लोकल गवर्नमेंट है, और ये बिल्कुल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं। यहाँ आपको एक और हैरानगी होगी, जो मौजूदा हुकूमत जो बहुत ज्यादा कहती थी कि हम लोकल गवर्नमेंट्स के दाई हैं, उन्होंने जो हमारा पंजाब का एक्ट बनाया था 2019 का, उसमें उन्होंने एक पैरा डाला था कि इलेक्शंस 1 साल के अंदर करवा दिए जाएंगे। फिर उन्होंने एक पैरा मजीद डाल दिया कि 21 महीने में करा दिए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने एक अमेंडमेंट की, और हैरानगी की बात यह है, अल्लाह ताला मेरे मुल्क को सलामत रखे, हम सब पाकिस्तानी, हमारा मरना जीना जो है ना इस मुमलकत के साथ है, और मैंने 25 साल अल्हम्दुलिल्लाह वर्दी पहनी है, और हमारे लिए पाकिस्तान का जो नारा है वो जीना और मरना है। तो डीजी डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ये जो जी इन्होंने 3री जो अमेंडमेंट निकाली है उसका तो हमें पता ही नहीं है, हम तो जो इनकी पहली अमेंडमेंट है और जो असल कानून है उसके मुताबिक हम तैयारी करके बैठे हुए हैं इलेक्शंस की, और ये हमें बताई नहीं इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी आप ये कितने दिनों में इलेक्शन करवा सकते हैं? कहते हैं सर पहले तो इनकी जो 2600 के करीब थी नेबरहुड काउंसिल्स, 26,000 के करीब, अब ये 8,000 पे ले आए पूरे सूबे में,
ये तो मैं सारी डीलिमिटेशन और हर चीज दोबारा से करनी पड़ेगी, और ये बहुत मेहनत तलब और लंबा काम है। इट विल टेक कंसिडरेबल टाइम। तो अभी आप अंदाजा लगाएं कि इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत के खिलाफ गए, अटॉर्नी जनरल भी हुकूमत के खिलाफ गए। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब को बुलाया जाता था, वो खुद नहीं आते थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल को भेज देते थे। और मजे की एक बात और आपको बताऊं कि जब उन्होंने कहा कि कोई एक वजह बताई जाए कि क्यों तोड़ी गई थी लोकल गवर्नमेंट्स, तो जो एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से जवाब गया, उसमें हमारा एक शायद सेक्शन 87 है 2013 के कानून का, जिसके मुताबिक हम बन के आए थे। तो इस गवर्नमेंट ने जो उसकी जस्टिफिकेशन थी वो 2013 के कानून के पैरे से दी कि जी वो डिसॉल्व हो सकती थी। हमारे वकील ने कहा कि जनाब ये तोड़ी तो इन्होंने खुद 2019 के बाद के एक ऑर्डिनेंस की से ऊपर है, या उनके कानून में जो कुछ भी है, तो ये सारा ले रहे हैं 2013 के कानून का। तो जनाब अली जब ये हो गया, और आप यकीन कीजिए कि जो ऑफिसर्स को मुख्तलिफ ये तवारीख पढ़ती रही, और जो एडवोकेट जनरल हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, ऑफिसर्स भी हमारे भाई हैं, मगर अदालत में इन सारों को तंबीह की गई मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। इनकी मसलन ज़रा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए, मैं अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है कोई आखिरी दिन 2.5 घंटे के बहस के बाद चीफ जस्टिस साहब ने अपने जो साथी जज थे, 3 जजों का ये बेंच था, और शायद इसको लार्जर बेंच कहते हैं, उनसे मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद फैसला सुना दिया कि जी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो बहाल की जाती हैं। तो इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीजें हासिल की कि लोकल गवर्नमेंट्स डिफाइन हो गई एज पार्ट ऑफ द इंतजामिया इन द कंट्री, फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल, और दूसरा जो है वो हमें बहाल कर दिया। अब जो ऑर्डर निकला हुआ है, इनको शॉर्ट ऑर्डर, ये कह रहे हैं जी डिटेल ऑर्डर आएगा। तो मैंने कहा जी नवाज शरीफ साहब को तो आप उधर ही खड़े खड़े फारिग कर देते थे शॉर्ट ऑर्डर पे, तो हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो अभी आपको इंतजार है डिटेल्ड ऑर्डर का। तो ये कानून कायदे होते हैं कोर्ट्स के, जिसके मुताबिक कोर्ट्स जो है वो अपना काम करती हैं। अगर शॉर्ट ऑर्डर की कोई अहमियत ना होती तो शॉर्ट ऑर्डर क्यों निकलते हैं कोर्ट्स में से, और ये सारी दुनिया में ये सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम वेट कर रहे हैं। पूरे पंजाब के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, सुबह सो कि मैं मुख्तलिफ अपने इंटरव्यूज में, और बल्कि मैंने ऑफिस में जाके सेक्रेटरी तो मिले नहीं, स्पेशल सेक्रेटरी साहब को बताया कि अनडू करने का मेरी दानिश में ये तरीका है, और इस तरह आप करें, इट इज जस्ट 2-3 डेज गेम, वेयर आपने आज एक हफ्ता खत्म कर दिया है। तो आज भी मैं कोशिश कर रहा था चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मिलने की, मगर वो जब मैं चिट भेजता हूं तो शायद वो पंजाबी कहते ना वो क्या है, फिर आज मुसीबत इतने आ गई। तो यू सी इट इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू, एंड ये हमारे लिए जग हसाई का बायस बन रहा है। और ये हुकूमत जो है वो शायद बजिद है कि इन्होंने अपने आप को इस हद तक गिरा लेना है कि जो दियारे गैर में बैठे हुए हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन के भाई हैं वो भी इनसे इतना मायूस ना हो जाएं कि जिस तरह पाकिस्तान में लोग दुआएं मांग रहे हैं या अल्लाह सानू इन्हां कोलों जान छुड़ा, तो अगर वो हालत होगी, बाकी आपको पता है सारा कुछ जो हो रहा है मुल्क में, ये तो वो इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, वट एवर इट इज, आई डोंट नो। बहरहाल ये ऑर्डर मेरे पास है, हाथ में है, जो शॉर्ट ऑर्डर था। तो ये मैंने आपको तफसील बता दी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई एम ग्रेटफुल। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतने पैशंस के साथ इतनी देर सुना है जी। नहीं, इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कोई ना कोई तैयारी तो करनी पड़ेगी हुकूमत को। उसमें आप पुराने जो बल्दियाती मुंतखब मेंबरान थे उनसे कोई मशवरे की नौयत नहीं अभी पैदा हुई कि भाई उनसे मशवरा शुरू हो गया हुकूमत का? बदकिस्मती ये है माजरत के साथ, हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो समझती है कि हम सारे जो है ना ऐसे ही, वो पंजाबी कहते ने नैले हेगे ने और इनको कख पता नहीं है। हालांकि कायदे आजम साहब ने आज़ादी के वक्त जो इनको तंबीह की थी ब्यूरोक्रेट्स को कि आप अवाम के मुलाजिम हैं, आपने अवाम के लिए काम करना है, आपने रहना है, सियासी पार्टियों की हुकूमतों ने आना है और चले जाना है। तो इसलिए मुझे नहीं समझ लग रही कि इनको जो है वजीर आजम साहब शायद मुझे लग रहा है डायरेक्ट डील कर रहे हैं कि जो हमारे पंजाब में जो वजीर आला साहब हैं वो तो अक्सर होता है अखबारों में भी आ जाता है
कि कल वो आएंगे और इफ्तिताह फरमाएंगे और अगले दिन वो आते नहीं है। ये एक दफा नहीं, बहुत दफा हो चुका है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब मैं मेयर था तो मैंने बड़ी एफर्ट की यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर में अपने लाहौर को वो दर्जा दिलवाऊं। और आपके यहाँ जर्मनी से ही वो हमारे हैं वसीम भट्ट साहब हाइडलबर्ग में, तो उनके तवसत से ये सारा काम शुरू हुआ। सर्टिफिकेट जो है वो बाद में मिला, तो ब्यूरोक्रेसी के एक अफसर ने समझा कि चलें जी ये काम तो मेरे होते हुआ। उन्होंने एक प्लैक बनाया लाहौर माल के ऊपर जो हमारी आर्ट्स काउंसिल का बिल्डिंग है। तो मुझे भी दाएं बाएं उसका एक व्हाट्सएप आ गया। मुझे तो जाहिर है उन्होंने नहीं बुलाना था। तो अगले दिन मैंने कहा कि यार वो तो चीफ मिनिस्टर साहब ने आना था, वो आए नहीं, ना बंदा ना परिंदा। जाहिर है जब चीफ जस्टिस नहीं सॉरी चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा तो कौन आएगा। तो बस, और मुझे एक दोस्त कहता है ब्यूरोक्रेट कि सर उन्होंने पता होंदा कि यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर की है तो फिर ही होंदा ना, अगर कोई पढ़े लिखा शख्स साफी सवाल पूछ लेता तो उसका जवाब कौन देता। तो जब इस तरह का हुक्मरान हो सूबे के ऊपर, खुदा ना खास्ता मैं उनको ना तो उनकी खिदमत में कोई गुस्ताखी कर रहा हूँ, सिर्फ हकायक बयान कर रहा हूँ कि देखें अब हमारे साथ किस तरह सिलसिला आगे चलता है, क्या होता है। बहरहाल मैंने रिपोर्ट अराइवल जो है 26 तारीख को दे दी थी कि जी अदालत उज़्मा ने हमें बहाल कर दिया। मैं कोर्ट इधर अपने लाहौर के जो चेयरमैन हैं इलेक्टेड यूसीज के, उनके साथ यहाँ मौजूद हूँ। मैं चार्ज लेने के लिए आया हूँ। आई हैव गिवन द अराइवल रिपोर्ट, और मैं डेली वहां जाता हूँ, आज भी गया था, और मैं एक आध लेटर जो है वो भी देकर आ जाता हूँ। मुझे ये डर है कि कल को अगर अदालत आलिया हुकूमत को बुलाएगी तो ज़ाहिर है हमें भी बुलाएगी, तो मैं जनाब उनको दिखा दूंगा कि जनाब अली मेरे पास ये अराइवल रिपोर्ट्स हैं, ये डायरी नंबर हैं, मैं डेली जा रहा हूँ। इसी तरह पूरे पंजाब के जो लोग हैं वो भी जा रहे हैं डेली। कहीं कहीं पर बदमजगी भी हुई है। जाहिर है आपको पता है जब सियासी वर्कर साथ जाते हैं तो वो पुरजोश होते हैं, तो उसका भी हमें कोई ना कोई तदारक करना है। बहरहाल ये सिचुएशन है जी अभी तक की। जिस एक्ट का आपने जिक्र किया मई 2019 में इन्होंने चेंज कर दिया, वो बकायदा असम्बली से मंजूर होता है या किसी गवर्नर के तहत जारी नहीं हुआ? जी, वो जो 2019 का इनका पंजाब बल्दियाती एक्ट था वो पंजाब असेंबली से मंजूर हुआ था, और उस वक्त बहुत शोरगुल हुआ, सब कुछ हुआ। मगर ये पता है इनका जो कुछ अंदाजे हुक्मरानी है ना जी पीटीआई की हुकूमत का, ये थोड़ा डिक्टेटर स्टाइल है कि हम जो चाहें कर सकते हैं। ये अगलों की सुनते नहीं है, पैशंस नहीं है। अब देखें आई एम अ वेरी सीनियर सिटीजन ऑफ द कंट्री, आई हैव गॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन माई पास्ट। मैं बहुत हम्बल होकर इनके पास एक हफ्ते से जा रहा हूँ, मगर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। पहले दिन हमने अपना 200 हमारे 200 274 हैं इलेक्टेड लोग लाहौर से, हर यूनियन काउंसिल का एक चेयरमैन है। मेरे साथ उस दिन कोई 200 थे, और हम बहुत अदब से गए, वहां खड़े हुए, सारा मीडिया आया, हमने कहा जी वी हैव गिवन द रिपोर्ट अराइवल। फिर मैं अगले दिन जो मेरे 9 डिप्टी मेयर्स हैं उनको साथ लेकर गया, आज फिर मैं अपने डिप्टी मेयर्स को साथ लेकर गया था। कल मैंने लाहौर में पूरे पंजाब के जो इलेक्टेड मेयर्स हैं और चेयरमैन हैं उनको इमीडिएटली बुलाया कि 22 के करीब खुद आए। इमेजिन करें आपके 41 में से 22 मेरे रात की कॉल हुई, और जो फारदेस्ट हमारा सूबा है रहीम यार खान, उसके भी चेयरमैन साहब जो हैं वो पहुंच गए। तो हमने वहां एक कम्युनिके तैयार किया, वो हमने जाके इनको दिया कि जी हम 2 अप्रैल को जो है वो चार्ज ले लेंगे, और इसके ऊपर आप जो है वो तैयारी कर लें। आज मैं फिर गया, कुछ भी नहीं, 1 अप्रैल थी। चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गया, आधा घंटा उनके दफ्तर के बाहर बैठा रहा, और जो उनके पीएसओ थे, जाहिर है जिस तरह उन्होंने डिक्टेट किया था, उन्होंने कहा जी मीटिंग में है, जब मीटिंग खत्म होगी तो फिर हम आपकी चिट पहुंचाएंगे। आई केप्ट वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, और ये भी बावर करवा दिया उनको चिट पे कि मैं जनाब पहले भी आया था और आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो कल साहब जो 40 मेयर्स आप बता रहे हैं, इनमें से ज्यादातर मुस्लिम लीग नून के हैं या गैर जानबदार भी हैं? इसमें जी 41 हमारे टोटल, रादर 43 है टोटल, सॉरी। उनमें से सिर्फ एक जो है अटक की खातून है, वो पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुई थी। 4-5 जो हैं वो आज़ाद हुए थे, मगर वो बाद में वो भी हमारे साथ ही उठते बैठते और नून लीग की पॉलिसीज पर ही चलते थे। और अब जो इनके अपने टिकट पर बनी हुई हैं पूरे पंजाब में, एक चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अटक की,
परसों वो गई हैं अपने दफ्तर में और उनके साथ बहुत सारे इलेक्टेड लोग गए हैं, चेयरमैन, काउंसलर्स। उन्होंने जाके देखा है, दरवाजे जो है उनको देखकर बंद कर लिए गए। वो दरवाजे उन्होंने खोले, जोर से अंदर गए। तो आज उनके खिलाफ और उनके 50 साथियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो गया है कि जी इन्होंने ये किया। अब हमें आप माशाल्लाह सारी दुनिया को यहाँ बैठ के इतने अच्छे शोबे से मुंसलिक हैं, बताएं कि जब हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस बेंच को हेड कर रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, अगर वो ये कह दें कि रिस्टोर हो गई हैं लोकल गवर्नमेंट्स एज दीज वर बिफोर सेक्शन 3 ऑफ 2019 पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट, और उसी हालत में ये रिस्टोर हो गई हैं, तो क्या ये हमारा हक नहीं है कि हम अपने दफ्तरों में जाएं? क्यों सरकारी अफसर जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर बने बैठे हुए हैं? वाई? उनके तो अपने अपने पहले ही दफ्तर हैं। कमिश्नर जो है उसको एडिशनल टास्क मिला हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर का, जो डिवीजन का जो डिप्टी कमिश्नर है उसको जिले का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हुआ है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसको तहसील का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हुआ है। तो देखें, आपने बीच में फरमाया था रिवर्शन, मैंने इनसे ये कहा कि 4 मई को आप लोगों ने हमें खत्म किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले की हालत में ले आए, तो आप कहें कि जिस तरह 3 तारीख को थे सिस्टम चल रहा था, रिवर्ट बैक टू दैट। जिला काउंसिलें आज से बहाल की जाती हैं, कल से जो है वो जो चेयरमैन है इलेक्टेड लोग हैं वो जाकर अपने दफ्तर में बैठे और फौरी तौर पर अपने अकाउंट खुलवा लें। उसके बाद जैसे ही अकाउंट खुल जाते हैं उनको 1 दिन का टाइम दे दें, गवर्नमेंट के सरकारी महकमों के अकाउंट हैं। उसके बाद तहसील के जो लोग हैं वो जो है उनको कह देंगे जी आप अपने पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इट इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, इट टेक्स नो टाइम। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पे होनी होती है, एक साइन करना होता है लेटर के ऊपर। उसके बाद वो फाइनेंशियल पावर इज द मोस्ट सीरियस इशू। और तीसरा आप ये उसके साथ एनेक्स लगा दें कि जितना स्टाफ जहां जहां से गया था वहां पर आकर बैठ जाए, और उसके बाद जो कि फौत हो गया है या रिटायर हो गया है या उसने इसी दौरान कहीं और पोस्टिंग कराई है, वो अपनी जगह पे नहीं जा सकता, वो जो कि 150 है उनके आप नाम अलहदा लिखें और उनको 15 दिन के बाद पोस्ट कर दें। तो इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं, अगर नीयत हो तो सारा कुछ हो जाता है। जी कल साहब ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कितने अर्से तक उस पर अमल दरामद ना हो तो तौहीन अदालत शुरू हो जाती है? ये जी मैंने अभी अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, आज हमारी पहली मीटिंग हो गई है, तो पहले मेरा ख्याल है हम कंप्लायंस की रिट दायर करेंगे। हम और 1-2 दिन देख लेते हैं। देखें, हमारी पार्टी में ये नहीं कि मैं पार्टी का इशू उठा रहा हूँ, ना तो हमारी क़यादत से लेके नीचे तक ओए तोए होती है, ना हम ज्यादा डंडे सोटे पे बिलीव करते हैं। हमारा वोटर बहुत डिसेंट है, हम लाहौर की सड़कों पे उनको नहीं लाना चाहते क्योंकि कोविड भी बहुत ज्यादा है। हमारे जो साथी हैं गली मोहल्लों से इलेक्ट हुए वो बहुत ज्यादा पुरजोश हैं। तो हम जो है वी विल गो टू हाई कोर्ट, मेरा ख्याल है 2-4 दिन में, फॉर द कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और आज एक्चुअली मैं जाके यही बताना चाहता था ब्यूरोक्रेसी को कि भाई आप ही हमारे साथ पहले काम करते थे, कल भी आपने काम करना है, तो इसलिए जो है वो होश के नाखून लें और ये जो हुक्मरान है इनको जरा सीधी बात समझाएं। मैं तो अजराए मजाक आपको कहता हूं कि जब ये 2019 का कानून बना रहे थे तो जो ग्रेड 20 अफसर थे, तो मैंने कहा कि ख्याल रखें, ओवरऑल लोगों को देखें कि आपने कैसे बेनिफिट पहुंचाना है। आप 20 से डायरेक्ट 22 में नहीं जाएंगे, आपकी प्रमोशन टाइम पर ही होगी। इसलिए लुक टुवर्ड्स द पीपल and act accordingly because you are paid by the people, so you have to serve the people, don't serve the political parties. बहुत शुक्रिया गल साहब आपका कि आपने आज वक्त दिया और हमें सिचुएशन जो है वो क्लियर की, क्योंकि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद इतने दिन गुजर गए थे और अभी तक जो इदारे बहाल नहीं हुए थे, तो वो हम सिचुएशन जानना चाहते थे कि इसमें क्या सबक है जो अब तक ये इदारे वगैरह बहाल नहीं हुए। बज़ाहिर यही लगता है कि जो पंजाब हुकूमत की हरदर्मी है जिसकी वजह से अभी तक ये मामला जो है वो लटका हुआ है, और बार बार अखबारात में जो है लाहौर की हालत जो है वो पढ़ने को मिलती है, तस्वीर के साथ उसका जिक्र आता है कि लाहौर शहर आजकल बहुत ही गंदा हुआ है। पहले टर्किश कंपनी भाग गई थी, अब कहते हैं कि चाइनीज कंपनी भी शायद वहां से जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये जिक्र आया था कि भाई क्या हम खुद सफाई नहीं कर सकते, जो हमें सफाई के लिए भी चाइनीज कंपनी जो है वो बुलानी पड़ती है। ऐसी तमाम खबरें जो है अखबारात की जीनत बनती हैं तो मुल्क के लिए एक बदनामी का, एक सुर्खी का बायस बनती है।
इसलिए देखिए हम मैं एक मिसरे पे खत्म करूंगा। पहले तो जी मैं आपका पुराने बहुत सिस्टम शुक्रगुजार हूँ। बहाल हो जाए। जी, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतने पेशेंस के साथ सुना। दूसरी बात यह है कि जब आजकल इन्होंने कंपैरिजन किए और ये जो पैसे बता रहे हैं ना, वो जो कंपनीज कर रही थी कारपोरेट कल्चर के तहत, उनसे ज्यादा बता रहे हैं। और वो उस मशीनरी से, मसलन आप समझते हैं जो प्रॉपर ट्रक्स होते हैं, उसके अलावा ये कह रहे हैं उसके लिए सॉलिड वेस्ट के लिए जो सड़कों से मोहल्लों से उठाते हैं, ये कह रहे हैं जी हम ट्रैक्टर ट्रॉली से उठाएंगे। और जो इन्होंने एक्सपेंडिचर बनाया वो पर मंथ पिछली हमारी वाली गवर्नमेंट से वो इनका ज्यादा है। तो ये प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं, मगर फैक्ट्स जो हैं वो कंपैरिजन में अवाम को नहीं बताए जाते। मैं आपके तवज्जुह से ये कहूंगा कि हम हाजिर हैं, पंजाब हुकूमत एक कदम बढ़ाए, हम 10 कदम बढ़ाएंगे, बिकॉज वी हैव टू डिलीवर टू द पीपल ऑफ आवर प्रोविंस एंड सिटीज। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। बहुत शुक्रिया जी सर। इंशाल्लाह फिर थैंक भी यू वेरी आपसे मच। राब्ता रहेगा और आपसे हम लाहौर के बारे में फिर भी कभी इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत, आई एम सो ग्रेटफुल। अस्सलाम वालेकुम। ये नाज़रीन, ये था वाइस्लाम, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक जो है लाहौर के मुअत्तलशुदा जो मेयर हैं इस वक्त जो बहाल हुए हैं जनाब कर्नल जावेद मुबशर साहब, उनकी गुफ्तगू आप तक सुनाई। दो छोटी छोटी खबरें आपसे शेयर कर लेते हैं। एक तो यह है कि मैंने आपको बताया था कि ब्रसल्स के अंदर जो है कॉन्फ्रेंस, 5th कॉन्फ्रेंस हुई थी जो शाम के लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए। उसमें जर्मनी ने पिछले साल 1.6 बिलियन दिए थे और इस साल जो है वो 1.74 बिलियन डॉलर जो है वो जर्मनी अदा करेगा और टोटल जो है वो 6.4 बिलियन 60 ममालिक ने वादा किया है कि वो इससे अदा करेंगे, जबकि यूनाइटेड नेशन जो है उसका मुतालबा जो है वो 10 बिलियन का था। और ये रकम जो है वो उन ममालिक में भी खर्च की जाएगी जहाँ पर के शामी महाजरीन जो है वो खैमाजन है, जिनमें 2.5 मिलियन बच्चे जो है वो अभी तक स्कूल जाने की पोजीशन में नहीं है। इसी तरह 12.5 मिलियन लोग जो बैंकों में हैं उनमें से 60% जो आबादी है वो भूख का शिकार है। और इसके अलावा जो जर्मनी की डॉक्टर हैं, हेर्सबुक से उनका ताल्लुक है, डॉक्टर क्रिस्टीना शुम्सर, ये 33 साल से रावलपिंडी के करीब एक क्लिनिक खोल के बैठी हुई हैं जिसमें कोढ़ के मरीज और तबदिक से मुताल्लिक जो है वो इलाज करती हैं, क्योंकि 24 जुलाई को तबदिक का आलमी दिन था यूनाइटेड नेशन की तरफ से। और उस दिन जर्मन गवर्नमेंट ने अपनी इस खातून को जर्मन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो है दिया है। ये इसको बुंडस फेयरडिंस्ट क्रॉस कहते हैं और ये जर्मनी का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है जो उनको दिया गया है पाकिस्तान में खिदमत सरंजाम देने पे। इससे पहले डॉक्टर रूथ फाउ भी यही काम कर रही थी, अब वो वफात पा गई हुई हैं और ये उन्हीं के दौरान इन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया था और रावलपिंडी के करीब इन्होंने क्लिनिक खोला हुआ है और वहाँ पर खिदमत सरंजाम देती हैं। जो पाकिस्तान में 23 मार्च को 100 के करीब अवार्ड जो है सिविल अवार्ड तकसीम किए गए और डॉक्टर जो जर्मन थी क्रिस्टीना शुम्टर, उनका नाम क्योंकि नहीं था उसके अंदर, मुमकिन है कि इस वजह से जर्मन हुकूमत ने अपनी उस डॉक्टर को ये एजाज अता किया हो। और वो कहती हैं कि मैं 1.5 लाख सालाना मरीज जो है वो सालाना मरीज जो है वो 5 लाख के करीब पाकिस्तान में इस मर्ज के मरीज पैदा हो रहे हैं हर साल और 1.5 लाख मरीज को वो हर साल देखती हैं। ये थी नाज़रीन एक छोटी सी खबर। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने ख़त्म को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, कल फिर आपके नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ शामिल होंगे। खुदा हाफिज़।